डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामोफिलिक। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना वहाँ से। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सॉल्युबिलिटी से ऊपर ऊपर सारा कुछ पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सॉल्युबिलिटी से नीचे करेंगे सारा कुछ। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है ये सारे के सारे होमवर्क दिए थे करने के लिए। तो अगर आपसे नहीं हुए या कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपसे नहीं बन रहे हैं और आप कमेंट भी नहीं कर सकते हो तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसकी। ठीक है, जिसमें सारे के सारे इन-टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आज हम देखिए ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। और मैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो नहीं बनाता क्योंकि उतना पेशेंस बच्चों में भी नहीं होता, वो इतना नहीं देख पाते हैं लगातार। तो आधे आधे घंटे की वीडियो बनाता हूँ, आराम से देखिए, क्या होगा 4-5 वीडियो बन जाएगी, यही ना। वो आप आराम से देखिए, वो सारा कुछ कवर करवा दूंगा, पढ़ाऊँगा सारा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको। एनसीईआरटी में ये वीडियो बनाई इसीलिए रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी को थॉरोली रीड कर सकें, लाइन बाय लाइन प्रॉपर तरीके से। अगर आप एनसीईआरटी तरीके से कर लेते हैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के साथ, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आप बोर्ड में 95 प्लस में है। ठीक है, 90-95 के बीच में कहीं आप रहेंगे तो अच्छे से एक बार आप ऊपर भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रिपरेशन करते हैं, किस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये होता है कि आप किसी भी सॉल्वेंट में उसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितना घोल सकते हो, मैक्सिमम कितना डिजॉल्व कर सकते हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आपको डेफिनेशन वगैरह के लिए भी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ो, सारी डेफिनेशन यहीं पे है। Solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। मतलब कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लूँ मैं सॉल्वेंट का, जैसे 1 लीटर, टेम्परेचर फिक्स कर दूँ 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फिर इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूट ले लूँ मैं, उसको मैं मैक्सिमम जितना अमाउंट डिजॉल्व कर सकता हूँ ना इसके अंदर, वो इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भैया अभी ये सैचुरेट नहीं हुआ है, अभी संतृप्त नहीं हुआ है, अभी ये भरा नहीं है, इसकी कैपेसिटी और है। जैसे कि मान लो आप एक गिलास अपना वाटर लेते हैं, उसके अंदर आप 1 चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी घुल गई है ना। आप उसके बाद 1 चम्मच चीनी और डिजोल्व करते हैं उसके अंदर, वो भी घुल गई है ना। और अगर आप उसके अंदर 1 चम्मच चीनी और डिजोल्व करें तो वो भी घुल सकती है। ठीक है, तो यानी वो क्या है, अभी वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, वो सैचुरेट नहीं हुआ है, वो अभी भरा नहीं है, जितना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर चीनी डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डिजोल्व करते जाते हैं, और करते 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 एक लेवल ऐसा आता है कि अब चीनी डिजोल्व होना बंद हो जाती है उस, ठीक है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अब हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे चीनी डिजॉल्व हो गई, फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाते हैं तो हम देखेंगे चीनी और डिजॉल्व हो गई। तो ऐसे करते करते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे अब मतलब आप कुछ भी कर लो, कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, अब चीनी घुलेगी ही नहीं, है ना। ठीक है, आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी अब चीनी उसके अंदर घुलेगी नहीं, उसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। तो देखो सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड में क्या अंतर होता है? सैचुरेटेड में भी सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है सॉल्वेंट के अंदर, सुपर सैचुरेटेड में भी डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। लेकिन सैचुरेटेड एक पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे होता है, उसमें हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते, और सुपर सैचुरेटेड में हम जितना मर्जी जो मर्जी टेम्परेचर ले ले, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम इन्हीं फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम एक सॉलिड या फिर एक गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं, एक सॉलिड या एक गैस को लिक्विड के अंदर डिजॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, सॉल्युबिलिटी के लिए ना एक जो जनरल रूल चलता है वो ये कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। जैसे अपोजिट अट्रैक्ट्स का प्रिंसिपल चलता है ना फिजिक्स में, चार्ज में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सुपर सैचुरेटेड, सारा मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। किसकी बात करते हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। देखिए ये लाइक डिजॉल्व लाइक मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है,
अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से पहले एक चीज आप जरा ध्यान से देख लो कि डिजोल्यूशन क्या होता है, किसको बोलते हैं डिजोल्यूशन। तो ये यहाँ जरा ध्यान से देखो, इस पैराग्राफ को पढ़ो। कहता है व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन सॉल्यूशन। है या नहीं है? जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व करते हो तो कुछ सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन। ठीक है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो क्रिस्टलाइजेशन भी आपको डिफाइन कर रखा है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉलिड जो आपका सॉल्यूट पार्टिकल होता है उसके साथ कोलाइड करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं सॉल्यूशन से। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका रिएक्शन होती है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो ये जो जब ये स्टेज इक्विलिब्रियम की स्टेज अचीव हो जाती है तो जो आपका कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर वो आपका कांस्टेंट रहता है, जो भी आपकी कंडीशन हो, टेम्परेचर प्रेशर हो उसके ऊपर। ठीक है, और यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। तो सैचुरेटेड वगैरह अनसैचुरेटेड वगैरह ये सब बता चुका हूँ। मैं अब आता हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना सॉलिड की किसी भी लिक्विड में, ध्यान से देखो, अभी ना हम लिक्विड को कंसीडर कर रहे हैं। सॉल्यूशन बनेगा ही तब जब हम बेसिकली क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे। लिक्विड के अंदर हम सॉलिड को या गैस को डिजॉल्व करेंगे या लिक्विड को ही डिजॉल्व करेंगे। तो अभी हम सॉलिड की बात करते हैं। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉलिड की किसी लिक्विड में वो मेनली टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है। देखो, जो डिजोल्यूशन है सॉलिड का लिक्विड में वो कैसा प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अभी मैंने ऊपर बताया था कि वो कैसा प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्या, जो डिजोल्यूशन है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिजोल्यूशन क्या है, ऊपर मैंने समझाया है। ठीक है, तो जो डिजोल्यूशन है सॉलिड का लिक्विड में वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। ठीक है, अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? कहता है इफ एनी स्ट्रेस इज गिवन टू एन इक्विलिब्रियम, अगर किसी भी इक्विलिब्रियम को कोई स्ट्रेस दिया जाता है देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच इट कैन नेग्लेक्ट दैट स्ट्रेस। ठीक है, अगर किसी भी इक्विलिब्रियम को हम कोई स्ट्रेस देते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिसमें वो क्या कर सके, उस स्ट्रेस को कम कर सके, हटा सके, खत्म कर सके। और क्लास 11th में आपको ये समझाया गया ली चैटेलियर प्रिंसिपल हैबर प्रोसेस का एग्जाम्पल देके। ठीक है, हैबर प्रोसेस कौन सा होता है, अमोनिया के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर आपको वो याद नहीं है तो आप एक बार 11th की भी वीडियो डली हुई है, आप एक बार उसको देख सकते हैं, वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरल कंडीशन में बात करूं तो जो एक नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो डिजोल्यूशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, अगर किसी नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका डिजोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो जो आपकी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होगी टेम्परेचर के राइज के साथ। जरा ध्यान से समझिए, बच्चे क्या समझते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। बच्चों को ये लगता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि हम जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कंसेप्ट कुछ लेके चल रहे होते हैं। जैसे हम शुगर और वाटर का कंसेप्ट ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि अगर मैं क्या करूं, इसको मैं शुगर के अंदर वाटर को डाल के हीट करूं तो पहले जितना डिजोल्व हो रहा था उससे ज़्यादा डिजोल्व होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। तो बिल्कुल सही, इस कंडीशन के लिए तो सही है, लेकिन हमेशा सही नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने कॉमन सेंस के एग्जाम्पल मत लगाना। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या अंतर है? एक्सोथर्मिक वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है, ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो है जिसके अंदर हीट हम दे रहे हैं, या फिर अगर किसी प्रोसेस के अंदर हीट रिलीज नहीं भी हो रही है तो वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, या हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आप चीनी को पानी के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं और आप क्या करते हो, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हो यानी हीट दे रहे हो, तो ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? जब आपने शुगर को वाटर में मिलाया तो क्या कोई हीट बाहर रिलीज हुई? क्या नहीं हुई ना। तो ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। तो अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन वहीं पे अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो ऐसा नहीं होता। वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होता है, घटती है।
वहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। जैसे आपका चूना है, चूने के पत्थर को जब आप पानी में डालते हैं, कभी आपके घर में रंगाई पुताई का कार्यक्रम हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जब चूने के पत्थर को, लाइमस्टोन को हम डालते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है या नहीं है, तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अगर वहाँ पे तुम उसको चूल्हे पे चढ़ा दोगे और हीट देने लग जाओगे तो वहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी थोड़ी ना, ठीक है, तो वहाँ डिक्रीज होती है, ठीक। तो ये हो गया टेम्परेचर। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड की गैस के अंदर सॉल्युबिलिटी। देखो जब मैं सॉलिड इन गैस बोलता हूं ना तो इसका मतलब ये होता है, सॉलिड इन लिक्विड बोलता हूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो लिक्विड है आपका, ये लिक्विड आपका क्या है, सॉल्वेंट है, और ये जो सॉलिड है आपका ये क्या है, ये सॉल्यूट है। हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे किसके सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, सॉलिड के सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि डिजोल्व कौन हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, सॉल्यूट कौन है, सॉलिड है। तो जब हम सॉलिड के सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं लिक्विड में तो प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो प्रेशर के इफेक्ट की वजह से चेंज ही नहीं होते। इनकम्प्रेसिबल है तो क्या ही फर्क पड़ेगा प्रेशर का, ठीक है। तो ये मैं क्या बता रहा था, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किसमें, लिक्विड में। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बता रहा हूं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। किस चीज की, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। ये यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है, उस कंसेप्ट को बोलते हैं हेनरीज लॉ। यकीन मानिए आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन 100% आएगा। मैं आपको ना ये भी बताता चलूंगा साथ साथ में कि बोर्ड में क्या आएगा क्या नहीं। तो देखिए बोर्ड में एक आएगा आपका हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ के 3 फेमस एप्लीकेशन है, वो तीनों एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा। वो 3 एप्लीकेशन आएंगे। आगे राउल्ट्स लॉ है, तो राउल्ट्स लॉ, उसका पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप, ये सारी चीजें पेपर में बिल्कुल ही आती हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, मतलब मैं कोई लिक्विड ले लेता हूं और एज अ सॉल्वेंट, और गैस एज अ सॉल्यूट, और उस गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो क्या गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होते हैं? हाँ भाई बिल्कुल होते हैं, बहुत सारे गैस वाटर में डिजोल्व होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है वो भी डिजोल्व होता है, तभी तो जो आपकी फिश है वो क्या होती है, जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसी से तो सांस लेती है या नहीं है। जो भी फिश नहीं, जो भी आपकी एक्वाटिक लाइफ है वो सब तो वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसी से सांस लेती है या नहीं, ठीक। अब जैसे आप HCl ले लो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है आपकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हो इसे, ठीक है। तो ये भी वाटर के अंदर हाईली सॉल्युबल होती है, ठीक है। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, जो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है, और बहुत ज्यादा ग्रेटली अफेक्टेड होती है प्रेशर और टेम्परेचर पे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं ना, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड के अंदर, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब पेपर में आएगा भी नहीं। जो चीजें पेपर में आएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा, फालतू टाइम वेस्ट करके तो फायदा नहीं है ना। तो हेनरी जो थे, हेनरी ने सबसे पहले एक रिलेशन निकाला था, और उन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था किसके बीच में, प्रेशर के बीच में और सॉल्युबिलिटी के बीच में। सॉल्युबिलिटी को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एक्स से। देखो यही एक्स वो मोल फ्रैक्शन भी है, तो मोल फ्रैक्शन ही एक टाइप से सॉल्युबिलिटी है। मतलब अगर मैं बोलूं कि कोई भी गैस किसी वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, एक गैस है जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, तो ज्यादा सॉल्युबल होगा मतलब क्या, कि वाटर में उसका अमाउंट ज्यादा पाया जाएगा। अमाउंट मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी बोलूं या मैं उसे मोल फ्रैक्शन बोल दूं तो बात क्या रहेगी, एक ही रहेगी, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से समझो, हेनरी पहले ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया किसके बीच में, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के बीच में, ठीक है। और उसमें इसी को हेनरी लॉ के नाम से जाना गया। इसके अंदर उन्होंने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्या कहा था उन्होंने, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैं आपको मार्क कर देता हूं पहले ये, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस को P से लेता हूं तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की लिक्विड में बढ़ती जाएगी। तो कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है। और जो डाल्टन थे वो हेनरी के टाइम में ही थे, तो उन्होंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी दिया था, आपको याद होगा, ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कंक्लूड किया था अपना अलग, उस टाइम ऐसे कंबाइन होकर बहुत कम लोग काम किया करते थे, तो उन्होंने भी ये अपना कंक्लूड किया था कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो जो मोल फ्रैक्शन है ना, उसी को मतलब सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए, सॉल्युबिलिटी की अपनी कोई वो नहीं है, सिंबल नहीं है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, सॉल्युबिलिटी को मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का ही सिंबल इस्तेमाल करते हैं। और मतलब जैसे मैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X लिख दूंगा, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि सर बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के, और लिख दिया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन उसी का सॉल्युबिलिटी के ही मेजर के तौर पे काम करता है, उसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो यानी इनडायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोई भी गैस है उसका जो मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके पार्शियल प्रेशर के। है या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक, अब इसके अलावा जो सबसे कॉमन हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है, ये सारी हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट है, आप इनमें से कोई भी लिख दोगे ना गलत नहीं होगा, सवाल ही नहीं है कि गलत हो जाए, लेकिन सबसे ज्यादा ये वाला इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और बाकी आप कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली बच्चे लिखते हैं, अपना अच्छा लगता है उनको। ठीक है, आसान रहता है। अब कहता है जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, अब देखो वेपर फेज क्या होता है, एक होता है लिक्विड फेज, एक होता है वेपर फेज। जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना हुआ है, ये आपका नॉर्मल लिक्विड फेज है। अब जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने पे क्या होगा, आपका पूरा सॉल्यूशन वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वेपर फेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो वेपर फेज। तो कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X के। इतनी देर से वही बात कह रहा है यार कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, अब आपको पता है जब कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे वो कांस्टेंट है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, उसे केच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और मान लो अगर आपको ग्राफ बनाने को मिले, किसके बीच में ग्राफ बनाने को मिले, P और मोल फ्रैक्शन के बीच में, सॉल्युबिलिटी भी लिख सकता है। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो कैसे बनाओगे, तो देखो ग्राफ बनाने का तरीका समझो। आपको जो भी इक्वेशन देना उसमें तो सबसे पहले आप ये देख लो कि एक्स एक्सिस पे कौन है, वाई एक्सिस पे कौन है, तो ये वाई पे ये एक्स पे है या नहीं है। तो यानी इक्वेशन कुछ ऐसी बन रही है ना, y इक्वल टू के एच एक्स, ये इक्वेशन बन रही है। तो इसको देख के याद करने की कोशिश करो कि ये किस इक्वेशन की तरह था, तो अब आपको याद आएगा, अरे सर ये तो y इक्वल टू एम एक्स वाला था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। है या नहीं है, यहाँ पे c नहीं है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो y इक्वल टू एम एक्स किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। आपने ये पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैथ में पढ़िए थोड़ा इसको, ठीक, छोटी क्लासेज में भी है। चलिए, अब ये जो केच है ना, ये होता कांस्टेंट है, लेकिन अलग अलग गैस के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो केच जो है ना वो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने V इक्वल टू आई आर पढ़ा था ना, ठीक है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, V इक्वल टू आई आर क्या था ये, जल्दी बताओ। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, ठीक है, कि पोटेंशियल क्या होता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओम्स लॉ। ठीक, तो यहाँ पे जो आर होता था वो भी क्या होता था, कांस्टेंट हुआ करता था, लेकिन वो आर किसके ऊपर डिपेंड किया करता था, उस मटेरियल के ऊपर, है ना। तो है कांस्टेंट लेकिन मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता था। तो ठीक इसी तरीके से केच भी है कांस्टेंट लेकिन गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और इनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक, तो देखो एक चीज समझो कि अगर मैं P इक्वल टू के एच एक्स लिखता हूं, तो अगर के एच की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, P इक्वल टू के एच एक्स है, अगर मैं के एच को चेंज करके साइड चेंज करके इधर ले आऊं तो P इक्वल टू के एच हो गया, इक्वल टू एक्स हो गया। तो देखो ये मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ या नहीं हुआ। तो यानी आप किसी भी गिवन प्रेशर पे केच की वैल्यू अगर ज्यादा लोगे तो फिर जो गैस होगा ना उस लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती जाएगी। तो जितनी ज्यादा केच की वैल्यू होगी गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और आप ये जो केच वैल्यू होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जिससे आपको क्या पता लगेगा कि जो देखो ध्यान से समझो मेरी बात, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी केच की वैल्यू बढ़ेगी,
जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी केएच की वैल्यू बढ़ रही है, और आपको पता है जब आपकी केएच की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी सॉल्युबिलिटी घट रही है या नहीं? यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज करता है, और टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। और इसी वजह से जो एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं वो कोल्ड वाटर में कंफर्टेबली रहती है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो फिर केएच की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर केएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा केएच बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा केएच घटेगा। तो कोल्ड वाटर में क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो केएच भी घट रहा है, और केएच सॉल्युबिलिटी के क्या है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यानी केएच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, केएच घटेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब हुआ क्या है, टेम्परेचर घटा है तो फिर केएच घटा है, और केएच घटा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। तो कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से जो आपकी ऑक्सीजन होती है उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, और एक्वाटिक एनिमल क्या होते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है, देखिए जो सॉल्ट एग्जाम्पल है वो मैं साथ साथ करवाते हुए चल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। और जो अनसॉल्व्ड मतलब जो इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज हैं उनके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और सॉल्ट एग्जाम्पल में साथ साथ करते हुए चल रहा हूँ। अब सॉल्ट एग्जाम्पल साथ में करवा रहा हूँ तो हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए या फिर ज़्यादा पार्ट आ जाए, तो वो देख लेना अपना। अब एग्जाम्पल 2.4 देखते हैं। कहता है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एज 293 केल्विन। N2 गैस है और वाटर के थ्रू बबल कर रहा है 293 केल्विन पे, बहुत अच्छी बात है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि N2 गैस के कितने मिलीमोल डिजॉल्व होंगे 1 लीटर वाटर में। अज्यूम दैट N2 exerts a pressure of partial pressure of 0.987 bar। ठीक है, given that Henry's law constant for N2 at 293 केल्विन इज दिस। देखिए एक तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ना अलग अलग गैस के लिए आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो जो ऊपर आपने टेबल देखा है ना, अब ये मत करिएगा प्लीज कि बैठ के इस टेबल को रटने लग जाए, नहीं भैया इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, और भी इंपॉर्टेंट चीज करनी है। ठीक, तो है ना, लाइफ में और भी तो इंपॉर्टेंट चीज करनी है। तो भैया ये क्या होगा, पेपर में आपको गिवन ही रहेगा, ये चीज आपको पेपर में गिवन रहेगी। अब यहाँ पे आपको पता है क्या पूछा है उसने, यहाँ पे उसने सॉल्युबिलिटी पूछी है, और क्या दे रखा है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। यानी आप समझ गए कि यहाँ पे और कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे P इक्वल टू KHX लगेगा। तो आपको पार्शियल प्रेशर गिवन है, आपको KH गिवन है, आपको क्या निकालना है, X निकालना है। लेकिन जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करें तो SI यूनिट का खास तौर पर ख्याल रखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ही तो होता है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन है फॉर्मूला P इक्वल टू KHX। तो यहाँ से हमें निकालना है सॉल्युबिलिटी किसकी, नाइट्रोजन की। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन KH, है या नहीं है। और प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का ही ना भैया, और किसका। तो ये देखो ये लगा दिया इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें गिवन क्या है, प्रेशर दे रखा है 0.987 बार, देखो क्वेश्चन में है ना, तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें KH की वैल्यू दे रखी है, ये रही, तो हमने ये वैल्यू नीचे पुट कर दी। अब वहाँ पे उसने के बार दे रखी है, किलो बार दे रखी है, तो हमने 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करके ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे पूछा है कि 1 लीटर वाटर में कितने N2 डिजॉल्व होंगे। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कितनी है, इतनी है। अब हमसे 1 लीटर वाटर में पूछा है, तो सबसे पहली बात 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं, 1 लीटर वाटर में कितने मोल होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। जिसका भी आप नंबर ऑफ मोल निकालना चाहते हो उसका गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। तो आपसे क्या बोला है, 1 लीटर वाटर बोला है या नहीं है, और मोलर वेट आपका कितना होता है, 1 लीटर मतलब 1000 हो गया ना, और मोलर वेट कितना होता है वाटर का, H2O 16 और 2 18। तो आप डिवाइड कर लो इसको, और डिवाइड करके वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55.5। तो एक चीज तो आप याद रखना कि जो 1 लीटर वाटर होता है ना उसमें 55.5 मोल होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, बिल्कुल रटी हुई, बहुत बार इस्तेमाल होती है। बाकी निकालते कैसे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हमें नहीं पता कि N2 के कितने मोल है सॉल्यूशन में, हमें बिल्कुल नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि N मोल है N2 के। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कितनी है। अब जो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी है, बेसिकली ये सॉल्युबिलिटी ही क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है ना, बताया आपको। मतलब सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं मोल फ्रैक्शन में। तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जिस भी चीज का निकालना है, मान लो यहाँ नाइट्रोजन का निकालना है, तो कल क्या बताया था कि अगर कॉम्पोनेंट A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ A
अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी, जितने भी कंपोनेंट हो नीचे सबको ऐड करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी के लिए बोला है, मोल फ्रैक्शन के लिए, सॉल्युबिलिटी ही मोल फ्रैक्शन है, तो ऊपर नाइट्रोजन के मोल और नीचे जो टोटल मोल होंगे वो लिख देंगे। तो है ही यहाँ पे क्या क्या, नाइट्रोजन है और वाटर है। तो नाइट्रोजन के मोल हमने कितने मान लिए हैं, n मान लिया है, और यहाँ पे टोटल मोल कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का n प्लस वाटर का 55.5, और ये जो वैल्यू है हमें वो तो हमने यहाँ सॉल्व करके निकाल ली है। तो हमने ये पूरा पुट कर दिया यहाँ पे, है ना, हमने ये पूरा वैल्यू पुट कर दी, और वैल्यू पुट करने के बाद क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल मिली मोल में है, उसने पहले ही बोल रखा है यहाँ पे मिली मोल में, ठीक है। अब कहाँ मिली मोल और कहाँ वाटर का 55.5, तो यानी ये जो n है ना, ये 55.5 से बहुत ज़्यादा छोटा है। क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा। अब जरा ध्यान से देखो, जब कोई बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू में ऐड करते हैं, जब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू किसी बड़ी वैल्यू में ऐड करते हैं तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मान लो अगर कोई 100 करोड़ रुपए है किसी के पास और उसमें 10 पैसा ऐड करना है, तो नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं कर देंगे। इसी तरीके से किसी बहुत बड़ी वैल्यू में कोई छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो उसको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त नेग्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि छोटी वैल्यू से अगर एक से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू को घटा देता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में इग्नोर नहीं करते, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते वक्त अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू किसी बहुत बड़ी वैल्यू में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, n बहुत ज़्यादा छोटा है 55.5 से, तो नीचे नेग्लेक्ट कर दिया और नीचे सिर्फ और सिर्फ n अपॉन 55.5 रहने दिया। इसको इक्वेट किया और इक्वेट करके फिर n की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इस 55.5 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इतना मोल आ गया हमारे पास। फिर हमें उसने क्या बोला है, मिली मोल में निकालने के लिए, क्या बोला है हमें, मिली मोल में निकालने के लिए, तो इतने मोल है, तो मिली मोल के लिए फिर हमने क्या कर दिया, ये 1000 से कर दिया मल्टीप्लाई, और ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अरे भैया मिली 10⁻3, ठीक है ना, तो यह कर दिया मल्टीप्लाई और ये चीज़ आ गई। अब अगर हम बात करते हैं कि हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। हेनरी लॉ की डेफिनेशन आती है, उसका जो फॉर्मूला है वो बहुत जरूरी है आपको याद करना है, क्योंकि उसके बेस पे न्यूमेरिकल होता है। अभी मैंने आपको करके दिखाया, इस न्यूमेरिकल को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए। जो मैंने स्टेप समझाए हैं बार बार वीडियो को पीछे ले जाके उसको देखिए, सुनिए और बार बार करिए। फिर भी डाउट आता है आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो हेनरीज लॉ की क्या क्या आएगी, डेफिनेशन आएगी, ठीक है, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल आएगा पेपर में। और इसकी 3 मैंने पहले ऊपर आपको बताया था एप्लीकेशन होती है, वो 3 एप्लीकेशन पेपर में जरूर आएंगी। तो क्या है वो 3 एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन कि हेनरीज लॉ कहाँ अप्लाई होता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है ना आपका, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी किसी भी ब्रांड का नाम ले लो, पेप्सी, कोको कोला, कुछ भी, उसके अंदर, अच्छा हम पेप्सी और कोको कोला पीते क्यों हैं, क्योंकि जब हम उसे खोलते हैं ना तो एक फिज जैसा साउंड आता है, और जब हम पीते हैं तो हमारी जीभ के ऊपर भी वही टेस्ट आता है, फिजिंग सी एक महसूस होती है ना, तो इस वजह से हम पीते हैं। अगर आप 3-4 घंटे के लिए बाहर छोड़ दो कोको कोला को या किसी भी कोल्ड ड्रिंक को, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसकी गैस बाहर निकल जाएगी और पीने में मज़ा नहीं आएगा, वो सिर्फ मीठा पानी बन के रह जाएगा, है या नहीं है, ठीक। तो मेनली हम किस वजह से पीते हैं, उस गैस की वजह से जो उसके अंदर है, और वो गैस कौन सी होती है, CO2 गैस होती है। तो जितना ज़्यादा वो CO2 गैस उसके अंदर रहेगी, वो उतना ज़्यादा बढ़िया फील करेगा, उतना बढ़िया टेस्ट देगा, और उतना ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, उतना ज़्यादा वो बिकेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा का मतलब एक लिमिट तक, ठीक। तो अगर हमें क्या करना है, CO2 जो गैस है हमारा, उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें उसको हाई प्रेशर के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो अगर मुझे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है उसके अंदर, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ क्या करना पड़ेगा, उस गैस को फिल करना पड़ेगा उस बॉटल के अंदर, ठीक है। तो ये हेनरीज लॉ नहीं बताया, यहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्कूबा डाइवर्स। ये स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं भैया, जो गहरे समुद्र में चले जाते हैं, है ना, वो अपने पीठ के ऊपर आपने देखा होगा क्या करते हैं, सिलेंडर डालते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर डालते हैं और डीप सी में चले जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, जब जितना पानी के नीचे जाते जाओगे, पानी के अंदर जाते जाओगे, उतना ज़्यादा प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप पानी के नीचे जाओगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब बढ़ता चला जाएगा तो क्या होगा, अब जब प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है कि
प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो यानी जैसे जैसे आप पानी में नीचे जाते जाओगे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से जो गैस है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएंगी। कहाँ पे? आपके ब्लड में। जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो क्या होंगी? आपके ब्लड में ज़्यादा सॉल्युबल होती जाएंगी, उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। तो अब आपके ब्लड में डिजॉल्व हो गई बहुत ज़्यादा। नॉर्मली आप जब सरफेस पे होते हो तो जितना आप वो करते हो, आपके ब्लड में गैस डिजॉल्व होती है, उसके मुकाबले ज़्यादा क्या होता है? डिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है? जब वो जो डाइवर है ना, जब वो डाइवर क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर आना शुरू होता है सरफेस की तरफ। तो अब जब सरफेस की तरफ आना शुरू होगा तो प्रेशर क्या होगा? घटने लगेगा। नीचे प्रेशर ज्यादा था, ऊपर जैसे जैसे धीरे धीरे आने लगेगा तो क्या होगा? प्रेशर घटने लगेगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेगा। और उसकी वजह से जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटने लगेगी, है ना। प्रेशर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी। अब सॉल्युबिलिटी घटने लगेगी का क्या मतलब है? कि जो पहले गैसेस डिजॉल्व हो चुकी हैं वो अब रिलीज होना शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगी? रिलीज होना, बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी। और उसकी वजह से क्या होगा? जो ब्लड के अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लड के अंदर नाइट्रोजन के बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये बबल्स क्या करेंगे? कैपिलरीज को ब्लॉक कर देते हैं और एक मेडिकल कंडीशन बना देते हैं जिसको बोलते हैं बेंड्स। क्या करते हैं? कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है और एक मेडिकल कंडीशन बना देता है बेंड्स। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, बहुत दर्द होता है स्कूबा डाइवर को। और इसी को अवॉइड करने के लिए वो क्या करते हैं? सिलेंडर्स यूज करते हैं। स्कूबा डाइवर्स क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं। अब वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं ना, वो 100% ऑक्सीजन नहीं रहता है, वो होता है आपका एयर डाइल्यूटेड होता है हीलियम के साथ। इसके अंदर 11.7% आपका हीलियम था और 56.2% आपका नाइट्रोजन था और 32.1% ऑक्सीजन था। ये वैल्यूज रहती हैं आपकी। इस तरीके से इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, और फिर लेके जाते हैं तो वो उसी से वो सांस ले रहे होते हैं, इस वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। अब इसका जो तीसरा एप्लीकेशन है ना, वो तीसरा एप्लीकेशन है एट हाई एल्टीट्यूड। कहाँ पे? हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाइयों पे जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ऊंचाइयों पे, है ना, जिंदगी की ऊंचाइयों पे। नहीं नहीं भैया, पहाड़ वहाड़ पे यार, ऊंची जगहों पे, ठीक है। तो जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो जो प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, ग्राउंड के मुकाबले क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे जितना है उसके मुकाबले हाइट पे जाके प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। तो इसकी वजह से जब अब प्रेशर कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। और जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं या जो पर्वतारोही होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, उनके टिश्यूज में क्या हो जाता है? उनके ब्लड वगैरह में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अब जब लो ब्लड ऑक्सीजन होगा ना, तो उसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आपके वीक हो जाते हैं और अनेबल टू थिंक क्लियरली, ठीक तरीके से वो सोच नहीं पाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं इसको? एनोक्सिया। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, इसी वजह से होती है। तो ये 3 एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ की जो पेपर में जरूर पूछी जाती हैं। ये देखिए, यही चीज़ें तो बता रहा था मैं नीचे नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं, ये चीज़ें बता रहा था मैं आपको, देख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ तक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई। अब ये भी करवा देता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखो, ऊपर भी मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताया था, लेकिन वो किसके लिए बताया था मैंने? सॉलिड सॉल्यूट को जब लिक्विड में डिजॉल्व कर रहा था तब क्या फर्क पड़ रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? हेनरीज लॉ किसके लिए है? जब हम गैस को डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर? किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। समझ आ रही बात या नहीं है? ठीक है। तो जब मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करूं लिक्विड में, तो राइज इन टेम्परेचर के साथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। एग्जांपल सबसे बढ़िया क्या है? कोको कोला है या नहीं है? या कोई भी कोल्ड ड्रिंक, जब किसी भी कोल्ड ड्रिंक के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो गैस होती है क्या होती है? बाहर निकलना शुरू हो जाती है। पता है आपको, धूप में रख दो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है या नहीं? तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस का लिक्विड में, राइज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने लगता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हीट इवॉल्व होती है इस प्रोसेस में। जब कभी भी जो डिजॉल्व्ड गैस मॉलिक्यूल है उसको आप लिक्विड फेज में रखते हैं और डिजोल्यूशन के प्रोसेस को कंसीडर करें अगर हम कंडेंसेशन के तौर पे, तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हो रही है? हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हीट बाहर निकल रही है, ठीक। तो आप बस ये समझो कि अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घट रही है, या फिर सॉल्युबिलिटी घट रही है तो मतलब वो गर्म हो रहा है, एक ही बात है, ठीक। और ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है मैंने आपको ये बता ही दिया है कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल
if any stress is given to an equilibrium, then the equilibrium will shift in that direction in which it can neglect that स्ट्रेस। ठीक, अच्छा अब एक बात क्या होती है कि जो डिजोल्यूशन होता है कैसा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊपर बता चुका हूं, जिनको नहीं पता वो एक चीज समझ लें। अच्छा डिजोल्यूशन क्या होता है ये भी ऊपर पढ़ा चुका हूं, तो एक बार इस चीज को देखिए, अगर आप इन वर्ड्स की डेफिनेशन को बार बार देखेंगे ना कि डिजोल्यूशन क्या है, उसको समझेंगे, तो क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, अब आपने डेफिनेशन पढ़ लिया, आपने रट लिया, लेकिन कोई पूछ ले डिजोल्यूशन क्या होता है तो यही नहीं पता है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप डिजोल्यूशन क्या है इसको एक दो बार पढ़िए, जो मैंने समझाया उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक, डिजोल्यूशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ आपका डिक्रीज करती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। किसके लिए, किसके लिए, जब हम गैस हमारा सॉल्यूट हो और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट हो। गैस को जब डिजोल्व करें लिक्विड में, जब सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे थे तो वो डिपेंड कर रहा था कि एक्सोथर्मिक के लिए अलग, एंडोथर्मिक के लिए अलग, लेकिन यहाँ पे एक ही केस है क्या कि इंक्रीज इन टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ, ये और कुछ भी नहीं है, हेनरीज लॉ के ऊपर ही है। तो मैंने एक सॉल्ड एग्जांपल हेनरीज लॉ का कराया है, उसके बेस पे ये बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करना, या फिर इसकी एक अलग से वीडियो डाल ही दूंगा। अब अगली क्लास, आज की क्लास यहीं तक रहने दूंगा, अगली क्लास में मैं आपको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन यहाँ से पढ़ाऊंगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो पेपर में आता है वह है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ, फिर आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन और एजियोट्रॉप्स। इतनी चीज़ें पेपर में आती है, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर में आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और ये चीज़ें भी करवाऊंगा, मैं आपको बताता रहूँगा पेपर में क्या क्या आएगा। तो आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, अपने आप याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अगली क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।